बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर हमने आपसे आज बातचीत करनी है। और वो बातचीत का आगाज़ जो है, पिछले दिनों में हम बड़ी हौलनाक किस्म की स्टोरीज़ और डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सैनिटी प्रिवेल्ड और आज एक पॉजिटिव चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। वो पॉजिटिव चीज़ टू सम एक्सटेंट मैं उसको पॉजिटिव कहता हूँ। अभी डेवलपमेंट्स आगे होनी है तो कोई सिमत का तयन जो है उससे तय करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। लास्ट वीलॉग में जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने IMF के जो मिशन चीफ है नेटन पॉर्टर, उनको एक ईमेल भिजवा दी है और उनकी जो आपस में बातचीत हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ थ्रू ऑथेंटिक सोर्सेज कि IMF ने इस बात पे इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ जो आइंदा आने वाला हफ्ता है इससे वर्चुअल टॉक्स शुरू कर देंगे। यानी ऑनलाइन ये टॉक्स जो हैं हुकूमत पाकिस्तान की और IMF के मिशन के दरमियान शुरू हो जाएंगी। इसको मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूं, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 3 नवंबर या 5 नवंबर से ये टॉक्स ड्यू थी और ये तय था कि पाकिस्तान और IMF आपस में बातचीत शुरू करेंगे। ये बेसिकली तय हुआ था जब अक्टूबर में IMF की एनुअल मीटिंग्स थी वाशिंगटन में, तो वहाँ पे मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस और उस वक्त के जो गवर्नर थे वो गए स्टेट बैंक के वहाँ पे, और वहाँ पे एक चीज़ तय हुई कि पाकिस्तान और IMF वर्चुअल टॉक्स शुरू करें। चूँकि अगर IMF का मिशन आ गया और मिशन आने के बाद भी ये टॉक्स इनकन्क्लूसिव रही, यानी बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बड़ी यानी डिटेल के साथ बता सकता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ जो IMF के नेगोशिएटर्स हैं, कोई 9 से 10 बंदों का एक उनका मिशन होता है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के एक मैक्रो इकनॉमिक जो GDP है और जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके ऊपर काम करते हैं। कुछ लोगों का फिस्कल के ऊपर यानी जो टैक्स से रिलेटेड मामलात हैं उनके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। कुछ उनकी मॉनिटरी साइड के लोग होते हैं। तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से PhD और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस करने वाले उनके इकोनॉमिस्ट वो डेजिग्नेट करते हैं जो उनके मिशन का हिस्सा होते हैं, और वो IMF के बिहाफ पे उनके साथ पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। एक तरफ तो वो हैं, दूसरी तरफ उनका एक रेजिडेंट मिशन भी होता है। उस रेजिडेंट मिशन में भी उनकी रेजिडेंट चीफ के साथ कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान से ज़्यादातर उन्होंने हायर किए होते हैं, वो उनके लिए डेटा कलेक्शन का भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे हैं जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक्स की चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ का जो मिशन है वो बेसिकली डेटा कलेक्शन का काम करता है। चूँकि IMF और पाकिस्तान जब IMF के प्रोग्राम में होता है, जितना पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड और रेलेवेंट डेटा है वो IMF के साथ मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे शेयर करना होता है। तो जो IMF मिशन के लोग हैं जो वाशिंगटन में बैठे हुए हैं, वो एक एक डेवलपमेंट पे, एक एक पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर और ख़ासकर इकॉनमी की खबरों के ऊपर एक एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। उनको पता होता है कि पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो TV चैनल्स हैं मेजर, उनमें क्या कहा जा रहा है और क्या छप रहा है, एक एक चीज़ को वो पढ़ रहे होते हैं। और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो एदाद शुमार उनके साथ शेयर किए जाते हैं वो उनको भी एनालाइज कर रहे होते हैं। तो उनकी बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर होती है। और बाज़ दफ़ा
इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी बहुत सारी प्रोजेक्शंस हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है वो प्रूव्ड करेक्ट साबित हुई है, यानी उन्होंने जो प्रोजेक्शन की होती है वो ठीक साबित होती है। मैं ये भी मानता हूँ कि बाज़ दफ़ा वो किसी चीज़ को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, उसमें भी उनके कुछ मकासद होते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान को ये कहना हो कि आप IMF के प्रोग्राम में आएँ, चूँकि इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है, तो अक्सर मैंने देखा है कि अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर हो तो वो करंट अकाउंट को ज़्यादा प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं कि उनको ये पाकिस्तान को महसूस हो कि हमारे डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और शायद हम IMF की मदद के बगैर इसको पूरा नहीं कर सकते। ये छोटी मोटी पॉलिटिकल साइड ऑफ द इकोनॉमी और वो भी चल रही होती है वहाँ पे। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर IMF के प्रोग्राम के अंदर बाय एंड लार्ज उनकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो अक्सर ठीक साबित होती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर हमने आके आपको एग्रीमेंट नहीं किया तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा वल्नरेबल होगा, चूंकि उनको अंदाज़ा था कि इनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहे हैं और आइंदा आने वाले माह में भी ये गिरेंगे, ये IMF को पता था। तो ये नवंबर से वर्चुअल टॉक शुरू हुई, पूरा नवंबर गुजर गया, पूरा दिसंबर गुजर गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जनवरी की 20 तारीख हो चुकी है और तकरीबन इस 2.5 माह के दौरान ये इनफॉर्मल वर्चुअल टॉक्स कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। IMF ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन दी, हमने अपनी चीज़ें बयान की, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट के करीब भी हम नहीं पहुंच सके। फिर ये टॉक्स डेडलॉक का शिकार हो गई। तकरीबन पिछले मैं 1 महीने से कह सकता हूँ या 20-25 दिन से कंफर्म है कि बिल्कुल एक डेडलॉक की सूरत हाल है। IMF की प्रिस्क्रिप्शन कुछ और कह रही है, हुकूमत पाकिस्तान जो कर रही है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश कर रही थी। उसमें हुकूमत को ब्लेम करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इनके जहन में क्या था। हुकूमत के जहन में ये था कि पाकिस्तान में इस साल बड़ा सीवियर फ्लड आया है, तो हम दुनिया के सामने ये अपनी फ्लड की स्टोरी लेकर जाएंगे। तो इस फ्लड की स्टोरी के नतीजे में जो मल्टीलैटरल्स हैं, खासकर IMF और वर्ल्ड बैंक, वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ को रिलैक्स करेंगे या रिलैक्स करवाने में हम कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में, मैं आपको बताऊं कोई शक नहीं है कि इसमें जो प्लेजेस हुई हैं ये मेरी तवक्को से ज़्यादा हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये प्लेजेस पाकिस्तान की इकॉनमी की जो अर्जेंट नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए किसी तरह भी मदद मुआविन साबित नहीं है, या ज़्यादा जो है वो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये प्रोजेक्ट लोन्स हैं और ये प्रोजेक्ट लोन्स 1 साल मिनिमम, 3 साल मीडियम टर्म और मैक्सिमम 5 से 7 साल में डिसबर्स होंगे। तो ये 1 से 7 साल की कहानी है जिसमें ये कोई $9.6 बिलियन की चीज़ें पाकिस्तान को मिलेंगी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और इससे मीडियम टर्म में तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन फौरी तौर पर हमारी इस टाइम जो सूरत हाल है उसमें हमें ये किसी तरह भी मदद मुआविन साबित नहीं हो सकती। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इस टाइम पाकिस्तान के हैं वो कोई $4.6 बिलियन के लगभग खड़े हैं और जो हमारी रीपेमेंट्स हैं आगे इन दिस फाइनेंशियल ईयर वो इन रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा हमने रोल ओवर और रीपेमेंट्स करनी है। अभी $2 बिलियन का UAE ने रोल ओवर कर दिया है, लेकिन कम से कम 10 से 11 बिलियन की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इसमें कुछ जो है वो हमारा जब IMF का लोन हो जाएगा तो उससे हमें कुछ और सऊदी अरब का एक डिपॉजिट काफ़ी अरसे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो है चाइना का रीफाइनेंस है, कुछ हमने कमर्शियल लोन्स जो है और लेने हैं, बॉन्ड तो शायद हम इस साल नहीं कर सकेंगे। तो एक मिनिमम अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी मैं दूं तो $7 से $8 बिलियन कम से कम हमने और जनरेट करने हैं।
अपना गुजारा करने के लिए। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अब हमें शिद्दत से IMF की इंतज़ार है कि वो हमें जवाब दे कि क्या ये जो टॉक्स हैं नेक्स्ट वीक से, जो मंडे रात से शुरू हो जाएंगी, यानी ट्यूसडे से तकरीबन शुरू हो जाएंगी, चूँकि वाशिंगटन और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस भी है 10 घंटे का, तो उसको भी जहन में रखें आप। तो हम चाहते क्या, हम ये चाहते हैं कि वो फॉर्मल टॉक्स हों ताकि वो कंक्लूजन की तरफ जाएं। IMF ने अभी तक जवाब नहीं दिया कि ये टॉक्स इनफॉर्मल होंगी या फॉर्मल होंगी, एक तो। लेकिन ये पॉजिटिव है कि बातचीत कम से कम शुरू हो चुकी है, और उस बातचीत के लिए हुकूमत जी इंडिकेट कर रही है कि वो IMF के साथ अब जो नुकात तय किए हैं या लिख कर दे दिए हुकूमत पाकिस्तान ने कि हम एडिशनल फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए तैयार हैं, यानी एडिशनल टैक्सेस पे बातचीत होगी कि कितने एडिशनल टैक्सेस लगें, PDL के ऊपर बातचीत होगी। 855 अरब रुपया हमने तय किया हुआ था और मैक्सिमम लिमिट 50 रुपये पर लीटर रखी थी। हम IMF से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पहले 6 महीनों को माफ़ करें, अब हम अच्छे बच्चे बन गए हैं तो हम ये जो लिमिट है, पेट्रोल में पहले ही 50 रुपये है और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी हम 50 रुपये ये जो रिमेनिंग पीरियड है इसके अंदर कर देंगे। लेकिन IMF से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि ये जो 850 है इसको कम करके 500-550 अरब रुपये कर दिया जाए। FBR का टारगेट एक अलहदा इशू है, वो 7,470 अरब रुपये का है। उसमें हुकूमत पाकिस्तान और FBR से गलती हुई कि उन्होंने दिसंबर का टारगेट जो रखा अपने लिए वो उनको 965 या 963 बिलियन रुपीज़ का था। इतना बड़ा टारगेट कभी भी दिसंबर में अचीव नहीं हो सकता था, ये सबको पता था। लेकिन उस टाइम ये जहन में था कि जो नए टैक्सेशन मेजर्स लिए हैं, जब वो कंपनीज़ की रिटर्न्स आएंगी तो उसके साथ वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके हवाले से सुपर टैक्स के हवाले से स्टे ऑर्डर और जो डीम्ड इनकम है उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर है, तो इस वजह से वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए। लेकिन जो IRS के ऑफिशियल्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के, वो अभी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि 225 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है ये आइंदा आने वाले महीनों में हम हर महीने 25-30 अरब रुपया रिकवर करेंगे। और हमारा जो टारगेट है इनकम टैक्स का, जिसमें विद होल्डिंग भी शामिल है, और GST का, जनरल सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये तो FBR रिकवर कर लेगा और इसको अचीव कर लेगा। जो कस्टम साइड पे है, चूँकि इम्पोर्ट की कंप्रेशन है, उनका ख्याल है कि पहले 6 माह में कोई 85 अरब रुपए के लगभग या 90 अरब रुपए के लगभग शॉर्टफॉल कस्टम साइड पे है, तो ये बढ़कर कोई 170 अरब रुपए पे पहुंच जाएगा। और सिचुएशन अगर यही रहती है, यानी थोड़ा सा हुकूमत के और FBR के जहन में है कि थोड़ी सी इम्पोर्ट्स शायद IMF के प्रोग्राम अगर रिवाइव हो गया तो खुल भी जाएंगी, तो लेकिन 170 अरब रुपए का शॉर्टफॉल उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो अब अगर 7300 का टारगेट रिवाइज करके करते हैं, लेकिन IMF के साथ तो तय है कि 7,470 अरब रुपये हमने अचीव करने हैं, तो फिर FBR जब तस्लीम भी कर रहा है IMF के साथ, लेकिन उन्होंने ये फिगर शेयर नहीं किया अभी तक, तो कम से कम 150 से 200 अरब रुपये के एडिशनल टैक्सेस तो हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई 500 अरब रुपये के टैक्स लगाएंगे तो 5 महीनों में 150 से 200 अरब रुपये रिकवर होगा। अगर एनुअलाइज उसको करके देखें तो ये कम से कम 500 अरब रुपये का ये टैक्स है। जो सबसे बड़ा इशू है, और मैं समझता हूँ कि दैट इज़ द रियल बोन ऑफ कंटेंशन, वो है सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर का। ये जो पावर सेक्टर है, मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को डुबो देगा, या पावर सेक्टर को हमें ठीक करना पड़ेगा या ये पाकिस्तान को डुबो देगा। ये दोनों स्टेटस को के साथ इस तरह से नहीं चलाया जा सकता इस सेक्टर को। ये एक ऐसा यानी गड़ा है जो हर आए दिन के साथ मज़ीद गहरे से गहरा होता जा रहा है, और इसका एक फोरेंसिक ऑडिट कराने की ज़रूरत है, और एक ऐसा फोरेंसिक ऑडिट कराने की ज़रूरत है जो किसी पाकिस्तानी फर्म से ना हो, कोई उसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें हों और इसका पूरे से पूरा ऑडिट किया जाए और ये देखा जाए। कम से कम, अब मेरा ये एस्टिमेट है, इसके लिए मेरे पास कोई अथेंटिक चीज़ मौजूद नहीं है, कम से कम 1000 अरब रुपए की चोरी है एक साल के दौरान इस सेक्टर की। तो ये सेक्टर कैसे चलेगा?
पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो बुक्स में लिखा हुआ था वो 1400 अरब रुपए था पिछले साल, और हुकूमत ने इस पावर सेक्टर पे 1600 अरब रुपए खर्च किया। तो ये कैसे मुमकिन है कि चोरी और डकैती के लिए ये पैसे झोंक दिए जाएं और आग में फेंक दिए जाएं? ये कितना अर्सा चल सकेगा? ये नहीं चल सकता। अच्छा, हम पावर सेक्टर को रो रहे हैं, गैस सेक्टर और उसका UFG है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, जो चोरी है गैस की सेक्टर की, वो एक अलग एक बहुत बड़ा खांचा है। और गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डाटा है वो 1650 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, 1640 अरब रुपए एग्जैक्टली। ये कैसे ठीक होगा? ये दोनों सेक्टर्स जो है ना, ये दर्द सर है, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। ना बिजली के बगैर सनत चल सकती है, ना गैस के बगैर जो है वो सनत चल सकती है। और जब तक ये सेक्टर और टैक्सेशन सिस्टम इक्विटेबल और सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट और एक जैसा नहीं होगा, अब स्टेटस को के साथ इस मुल्क को चलाना मुश्किल है। स्टेटस को के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। तो अब कम से कम IMF के साथ ये टॉक्स जो है ये नेक्स्ट वीक से शुरू होनी है। मैं आपको ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी होने वाली डेवलपमेंट्स से आगाह करता रहूँगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे ये जो चैनल है इसकी चीज़ों को सब्सक्राइब भी करें और अपने देखने वालों के साथ और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें, ताकि चूँकि अब प्रॉब्लम क्या है, एक बात मैं और आपको बता दूं, अब पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। आज से जब मैं पहले जर्नलिज्म में आया था 15-20-25 साल पहले, तो लोग कहते थे जी हमने तो अपनी मेहनत करनी है, अपनी रोज़ी कमानी है और हमारा हुकूमतों से क्या तल्लक है। इस्लामाबाद में बैठ के जो फैसले होते रहते हैं वो फैसले होते रहे। भाईजान एक फ़र्क पड़ चुका है, जो इस्लामाबाद में फ़ैसला हो रहा है ना, उस फैसले का तल्लक आपकी ज़िंदगी के ऊपर है। आपके आटा, आपकी चीनी, आपका कुकिंग ऑयल, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आपकी रीच से बाहर होती जा रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपने आप को इररेलेवेंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी की रियलिटीज़ हैं उनके साथ। तो हम अपने आप को जोड़ें, चूँकि अब हमारे पेट के ऊपर लात पड़ने वाली है, पड़ चुकी है। मेरे देखने वाले आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर, जो खासकर पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, कि जहाँ पे 25%, 26% जनरल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन 35 से 36% है। ये IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जनरल इन्फ्लेशन है ये 35 से 40% पे चली जाएगी। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो ये फिर 60-70% पे भी जा सकती है। तो अब सैनिटी का तकाजा ये है, अकल का तकाजा ये है कि हम IMF को प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश करें, ताकि पाकिस्तान के जो आम आदमी है उस पर कम बोझ पड़े, वरना बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो सब लोगों के साथ हमारी ये व्लॉग आप शेयर कीजिए, हम भी आपको जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे आगाह करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स की फ्रंट के ऊपर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे, चूँकि ये पॉलिटिक्स और इकॉनमी दोनों जुड़ी हुई हैं। अगर हम सिर्फ इकॉनमी की बात करें और पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे तो तब भी इस मुल्क का मसला नहीं हल होगा। हमें पॉलिटिक्स में भी बात करनी है और इकॉनमी में भी बात करनी है, और इसीलिए ये पॉलिटिकल इकॉनमी का शो है। तो हम आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करते रहेंगे। तो मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।